ओके। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। शुरू करते हैं आज के सेशन को, आज के हमारे डेली करंट अफेयर को। और यहां पर हम डिस्कस कर लेते हैं 26 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन डिटेल में सुनिएगा, आराम से सुनिएगा और एंड तक सेशन को देखिएगा। मेरा नाम है पंकज वैष्णव। पीडीएफ आपको क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन पर मिलेगी, चेकआउट कीजिए। और साथ ही साथ आप डेली करंट अफेयर का मॉक टेस्ट भी एप्लीकेशन पर ही लगा सकते हैं, चेकआउट कीजिए। तब तक हम चलते हैं आज के करंट अफेयर पर और देखते हैं सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? ये एक इंडेक्स है जिसका नाम है ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स। इस इंडेक्स में यह देखा जाता है कि कौन सा देश डेवलपमेंट के लिए कितनी अच्छी पॉलिसीज बना रहा है और इस आधार पर देशों को रैंक किया जाता है। 2025 का ये जो इंडेक्स लाया गया ना, इसमें 40 देशों की इकोनॉमी को कैलकुलेट किया गया और इन 40 देशों में इंडिया को 36 रैंक पर रखा गया है। इंडिया की रैंक हो जाती है 36 40 देशों की लिस्ट में। अब ये जो इंडेक्स है ना, यूएसए का एक थिंक टैंक है जो कि डेवलपमेंट को लेकर एनालिसिस करता है, रिपोर्ट पब्लिश करता है, इसके द्वारा जारी की जाती है। इसका नाम है सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट। यही हर साल ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स को जारी करता है। क्या देखा जाता है इंडेक्स में? डेवलपमेंट को लेकर देशों की कमिटमेंट को मेजर करता है। यह देखता है कि कितनी अच्छी पॉलिसीज देश बना रहे हैं डेवलपमेंट को लेकर। नॉर्मली 8 पॉलिसी एरिया पर स्कोर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डेवलपमेंट फाइनेंस को देखा जाता है, इन्वेस्टमेंट को देखा जाता है, माइग्रेशन को लेकर कितनी अच्छी पॉलिसी है देशों के पास, ट्रेड को लेकर, इन्वायरमेंट को लेकर, हेल्थ को लेकर, सिक्योरिटी या टेक्नोलॉजी को लेकर कितनी अच्छी पॉलिसीज देशों ने बना रखी है। इन सभी इंडिकेटर्स के आधार पर किसी भी देश को रैंक किया जाता है। 40 देशों को रैंक किया गया 2025 में और 40 देशों की लिस्ट में इंडिया को 36 रैंक पर रखा गया। आपको पता है लास्ट ईयर जब इंडेक्स आया था तो इंडिया 38 रैंक पर था, मतलब 2 रैंक की सुधार हुई है इंडिया की रैंकिंग में। अब इस इंडेक्स में सबसे पहले नंबर पर है स्वीडन, यूरोपीय देश, सेकंड पर है जर्मनी और थर्ड पर है नॉर्वे। 40 देशों में इंडिया है 36 रैंक पर 2025 में। ग्लोबल कमिटमेंट टू डेवलपमेंट इंडेक्स नॉर्मली हर साल तैयार किया जाता है, 2003 से जारी किया जा रहा है और सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट इसे हर साल जारी करता है। सॉरी। अब थिंक टैंक या एनजीओ जो भी है, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, एक नॉन प्रॉफिटेबल थिंक टैंक है जो कि हर साल इस रिपोर्ट को जारी करता है। इस संस्था की स्थापना 2001 में की गई थी, है ना। डेवलपमेंट को लेकर ये चीजों को मेजर करने का काम करता है। वॉशिंगटन डीसी यूएसए में इस संस्था का हेडक्वार्टर है। चलिए सेकेंड, चर्चित हाईली गुब्बी वॉल्केनो किस देश में स्थित है? हाईली गुब्बी वॉल्केनो की बात करें, यह हमको देखने को मिलेगा अफ्रीकी देश इथोपिया में। तो आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर सी। अभी सालों बाद इस वॉल्केनो में हमें विस्फोट देखने को मिला है। 10,000 साल के बाद ऑलमोस्ट ये वॉल्केनो एक बार फिर से उद्गार हुआ है, इस वॉल्केनो में विस्फोट हुआ है और इसकी जो धुआं है ना, वो मतलब आप देखिए कि सरफेस से ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर तक ऊपर गया और उसके बाद इसका जो धुआं है वो भारत की तरफ आ रहा है, क्योंकि जो विंड है, अभी जो हवाएं हैं वो पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही। तो इसी कारण दिल्ली तक इसका धुआं देखने को मिला है और इसके कारण काफी सारी जो फ्लाइट है वो एक तो मिडिल ईस्ट के देशों में और इंडिया में भी रद्द करनी पड़ी। तो ये हाईली गुब्बी वॉल्केनो है जो कि इथोपिया देश में स्थित है। अगर आप यहां पर एक मैप देखेंगे तो आपको शायद मैप से समझ में आए, ये इथोपिया में इस ज्वालामुखी का एक उद्गार देखने को मिला और इसकी जो डस्ट है, जो धुआं है, वो पूर्व की ओर आ रहा है, ईस्ट की ओर, क्योंकि हवा इधर चल रही है। तो ये मिडिल ईस्ट के देशों में होते हुए भारत तक, गुजरात होते हुए दिल्ली और पंजाब हरियाणा तक आता हुआ दिखाई दिया है। तो अगर आप मैप पर देख रहे हैं ये है इंडिया हमारा, और अगर आप यहां पर देखेंगे तो यह आपको देखने को मिलेगा इथोपिया। तो यहां से इसका धुआं मिडिल ईस्ट होते हुए इधर तक हमको देखने को मिल रहा है। तो इथोपिया ये हो जाता है एक अफ्रीकी देश है। डन। तो सॉरी, डिटेल समझ लेते हैं आज
सर्दी के कारण खांसी चल रही है तो कॉपरेट कीजिए थोड़ा सा, ठीक है ना, आराम से पढ़ेंगे। वॉल्केनो 12,000 साल के बाद में फटा है, विस्फोट देखने को मिला है 12,000 साल के बाद, ठीक है ना। वॉल्केनो का नाम और हमें देश इंपॉर्टेंट हो जाता है, इथोपिया देश में है हाईली गुब्बी वॉल्केनो। इसका जो धुआं है 14 किलोमीटर ऊपर तक स्ट्रेटोस्फियर्स की जो नीचे वाली लेयर होती है वहां तक ये फैला है। और क्योंकि अभी जेट स्ट्रीम इस एरिया में जो हवाएं चलती है तो वो वेस्ट से ईस्ट की ओर चल रही है, तो इसका जो स्मोक है, जो धुआं है, वो इंडिया तक आया है। इथोपिया में हाईली गुब्बी वॉल्केनो, अगर आप इसके वीडियोस देखेंगे इंटरनेट पर तो आपको देखने को मिलेगा काफी ऊपर तक इसका धुआं हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। जेट स्ट्रीम वो तेज हवाएं होती है जो कि अपर एटमॉस्फेयर में पाई जाती है और वेस्ट से ईस्ट की ओर चलती है। तो क्योंकि ये इंडिया से वेस्ट में, तो इसका धुआं ईस्ट की ओर आ रहा है, मतलब इंडिया भी इससे प्रभावित हुआ है। हाईली गुब्बी वॉल्केनो इथोपिया में है, 493 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और एक शील्ड वॉल्केनो। शील्ड वॉल्केनो में क्या होता है, ऐसा वॉल्केनो जिसकी लावा की जो डेंसिटी है वो कम होती है, तो लावा दूर दूर तक फैलता है और एक शील्ड के आकार का ये बनता हुआ हमें दिखाई देता है, इस प्रकार का, ठीक है। तो ये एक शील्ड वॉल्केनो का एग्जांपल है हाईली गुब्बी वॉल्केनो इथोपिया में। डन, आगे आइए। भारत ने किस देश को हराकर विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 अपने नाम किया है? इंडिया ने, पहली चीज तो ये कि विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता, तो विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है इंडिया ने, और फाइनल में हमने चाइनीज ताइपे की टीम को हराया है। चाइनीज ताइपे की टीम को, फीमेल कबड्डी टीम को हराकर विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप का खिताब इंडिया ने जीता। यह दूसरा एडिशन है विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप का, सेकेंड एडिशन इस साल आयोजित किया गया है और आयोजन किया गया बांग्लादेश के ढाका में। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहला एडिशन इसका काफी पहले हुआ था 2012 में, तब इसका आयोजन हुआ था पटना के बिहार में, और अब ऑलमोस्ट 13 साल के बाद इसका सेकेंड एडिशन आयोजित किया गया 17 से लेकर 24 नवंबर तक बांग्लादेश के ढाका में। तो इंडियन टीम ने सेकेंड एडिशन में, जो हमारी फीमेल कबड्डी टीम है, इन्होंने इसमें चाइनीज ताइपे की टीम को हराकर दूसरी बार यह खिताब अपने नाम किया है। आपको पता है पहला जो एडिशन हुआ था उसका खिताब भी इंडिया ने ही जीता था, और अब दूसरी बार अपने नाम किया है इंडिया ने, इस बार हराया है चाइनीज ताइपे की टीम को। 2025 विनर हो जाता है इंडिया, रनर अप हो जाता है चाइनीज ताइपे, और थर्ड नंबर पर था ईरान। आयोजन बांग्लादेश के ढाका में। कबड्डी वर्ल्ड कप आयोजन कौन करवाता है, तो इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है, ठीक है। इसमें मेंस कैटेगरी का जो कबड्डी वर्ल्ड कप है 2004 में शुरू हुआ था, और विमेंस कैटेगरी का 2012 में शुरू हुआ था। तो इस बार 2012 का बिहार के पटना में हुआ था, इस बार विमेंस कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 में सेकेंड एडिशन बांग्लादेश के ढाका में हो रहा है। तो मेंस और विमेंस दोनों के लिए आयोजित किया जाता है इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के द्वारा। देखिए, मेंस कबड्डी वर्ल्ड कप आखिरी बार 2016 में हुआ था, होस्ट इंडिया ने किया था, चैंपियन भी इंडिया रही, तीसरा टाइटल था, और रनर अप रही थी उस वक्त ईरान। होस्ट किया था इंडिया ने, विनर भी इंडिया। और विमेंस कैटेगरी की बात आती है 2012 में आयोजन इंडिया में हुआ था पटना में, होस्ट इंडिया ने किया, चैंपियन भी इंडिया, और उस वक्त हमने हराया था, हमारी जो विमेन कबड्डी टीम है उसने उस वक्त हराया था ईरान को, और इस बार हमने हराया है चाइनीज ताइपे की टीम को, ठीक है। इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन इंडिया में कबड्डी खेलों को रेगुलेट करने वाली संस्था है। 2004 में इसकी स्थापना की गई थी और जयपुर राजस्थान में इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन का हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट है विनोद कुमार तिवारी, वर्तमान में इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के। 31 नेशनल एसोसिएशन इसके मेंबर हैं वर्तमान में, ठीक है। तो ये हो जाता है क्लियर। ऑफर ऑफ द डे बता देता हूं, आप सभी के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम यहां पर आपको दिया जा रहा है, जहां पर आपको डेली स्टडी प्लान मिल जाएगा, इसके अलावा डेली प्रैक्टिस टेस्ट आपको यहां पर मिल जाएंगे, और साथ ही साथ पूरे 90 दिन का ये आपके लिए प्लान है। आपको पूरी स्ट्रेटेजी मिलेगी, टाइम टेबल मिलेगा, तो आप इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसकी लिंक दे दी है।
कोई भी हर्डल आता है हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, हमारी टीम आपकी मदद कर देगी। कोई भी आपकी क्वेरी है तो आपकी हमारी टीम मदद कर देगी। तो काफी अफोर्डेबल प्राइस में अभी के लिए आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डायरेक्ट क्लिक कीजिए और डायरेक्ट इसे अवेल कीजिए। इसके अलावा कल मैंने आपको कहा था कि करंट अफेयर के लिए आपके लिए एक एक्स्ट्रा क्लास, एक लाइव सेशन हमने प्लान किया है, ठीक है। तो संडे को करंट अफेयर के लिए आपके लिए लाइव सेशन दुष्यंत सर लेकर आएंगे, ठीक है ना। आपको करंट अफेयर की आपकी क्या अप्रोच होना चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, किस एग्जाम में आपको किस लेवल का करंट अफेयर पढ़ना चाहिए, और अदर आपके जो भी क्वेश्चन है, जो भी डाउट है, आपके लिए ये डाउट सेशन है संडे को 4 बजे शाम को, ठीक है। लाइव क्लास है आपके लिए, तो आप इसे ज्वाइन कीजिएगा क्रेजी जीके ट्रिक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, ठीक है ना। जरूर ज्वाइन कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको यहां पर बहुत सारी चीजें करंट अफेयर के बारे में पता चलेगी। डेली करंट अफेयर, वीकली करंट अफेयर, मंथली करंट अफेयर हम नॉर्मली डिस्कस करते हैं, लेकिन काफी अलग अलग एग्जाम्स होती है पूरे इंडिया में, स्टेट में अदर एग्जाम्स होती है, तो हमें कंफ्यूजन काफी होता है कि कौन सा करंट अफेयर किस एग्जाम के लिए हमारे काम आने वाला है, या किस तरीके से हमको किस एग्जाम के लिए करंट अफेयर को पढ़ना है, क्या हमारी अप्रोच होना चाहिए एग्जाम वाइज। ये सभी चीजें आपको इस क्लास में पता चल जाएगी। ओके, तो ज्वाइन कीजिए संडे को 4 बजे शाम को आपके लिए लाइव सेशन रहेगा क्रेजी जीके ट्रिक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दुष्यंत सर आपको गाइड करेंगे, ठीक है। तो ज्वाइन कीजिएगा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल 2025 का उद्देश्य क्या है? हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल 2025, ये विंटर सेशन जो होगा पार्लियामेंट का, उसमें लाया जा रहा है इस बिल को। इसका उद्देश्य है क्रिएट अ सिंगल रेगुलेटरी अथॉरिटी, मतलब एकल नियामक प्राधिकरण बनाया जाए हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए। अभी क्या हो रहा है इंडिया में, हायर एजुकेशन को रेगुलेट करने के लिए अलग अलग रेगुलेटरी अथॉरिटी है। जब 2020 में इंडियन गवर्नमेंट नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई थी ना, तब उसमें उसने कहा था, इंडियन गवर्नमेंट ने उस पॉलिसी में, कि हम हायर एजुकेशन के लिए एक सिंगल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाएंगे। वो पेंडिंग था 2020 से। अब 2025 में हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल विंटर सेशन में पार्लियामेंट में गवर्नमेंट लाने वाली है, जिसका उद्देश्य कि सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी जो हायर एजुकेशन के लिए, उनको खत्म किया जाए और एक सिंगल रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाए। तो ये इसका उद्देश्य, बिल को लाए जाने का उद्देश्य आपको समझ में आ गया। देखिए बिल के तहत क्या किया जाएगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, एक तो ये संस्था, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये एक और रेगुलेटरी अथॉरिटी है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इन सभी के काम को मर्ज कर दिया जाएगा और इनके लिए एक सिंगल रेगुलेटरी अथॉरिटी बना दी जाएगी, ठीक है ना। तो ये है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बिल 2025। तो ये चीज मैंने आपको बताई दी। 4 काउंसिल बनाई जाएगी जो अलग अलग काम करेगी। इसके तहत बिल में मेडिकल और लीगल एजुकेशन के जो रेगुलेटर्स है उनको नहीं जोड़ा गया, मतलब मेडिकल के लिए और लीगल एजुकेशन के लिए जो अथॉरिटी काम करती है वो काम करती रहेगी अलग से। जैसे मेडिकल के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन और लीगल एजुकेशन को बार काउंसिल ऑफ इंडिया रेगुलेट करता है, तो इनको हटा दिया, ये रहेगी। ओके, 4 जो मर्ज की जाएगी काउंसिल, नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, जनरल एजुकेशन काउंसिल और इसके अलावा हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल, इन सभी को मर्ज कर दिया जाएगा इसके तहत। इससे होगा क्या, हायर एजुकेशन में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा है कि हायर एजुकेशन के लिए बहुत सारी अलग अलग रेगुलेटरी अथॉरिटी अलग अलग तरीके से काम करते हैं। इससे होता यह है कि भाई एक ट्रांसपेरेंसी नहीं बन पाती, काम लेट होता है, डिले होता है, हायर एजुकेशन को सिस्टमेटिक तरीके से रेगुलेट करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए एक ही अथॉरिटी जब बना दी जाएगी तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, हायर एजुकेशन में क्वालिटी में सुधार किया जा सकेगा, प्रोसेस बहुत इजी हो जाएगी और हायर एजुकेशन में चेंज कुछ करना है तो वो भी बहुत इजी हो जाएगा। अलग अलग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही में सारे काम हो जाएंगे। 53 इंटरनेशनल एमी अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? देखिए एमी अवार्ड जो है ना, ये यूएसए में दिए जाते हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि, स्पेशल इसलिए क्योंकि यूएसए के बाहर के देशों में जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, सीरियल, उनके एक्टर
एक्ट्रेस या उन सीरियल्स को यह अवार्ड दिया जाता है। तो पहली चीज तो सीरियल्स को दिया जाता है अवार्ड, बाहर के प्रोग्राम्स को दिया जाता है जो यूएसए के बाहर के, लेकिन दिया यूएसए में जाता है। तो अभी 53 इंटरनेशनल एमी अवार्ड अनाउंस किए गए। इसमें बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो ओरियोल प्ला को दिया गया। ठीक है, बेस्ट एक्टर का एमी अवार्ड ओरियोल प्ला। 53 एडिशन है इंटरनेशनल एमी अवार्ड का। 24 नवंबर को न्यूयॉर्क सिटी में इसका आयोजन किया गया यूएसए में। काफी सारी कैटेगरीज हैं, लेकिन यहां पर जो मेन है उनके बारे में आपको बता देता हूं। देखिए, बेस्ट ड्रामा सीरीज, सीरियल को दिया जाता है ना, तो बेस्ट ड्रामा सीरीज का अवार्ड दिया गया है रिवाल्स नाम के ड्रामा को। यूके का ड्रामा है, एक सीरियल है। बेस्ट कॉमेडी सीरीज लुडविंग, यूके का ही एक कॉमेडी सीरीज है। बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर, मतलब एक्टर ओरियोल प्ला, स्पेन के एक्टर है। और बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें एना मैक्सवेल मार्टिन, इंग्लैंड की है। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री की बात करें तो हेल जंपर, ये यूके के डॉक्यूमेंट्री। तो ये कुछ कैटेगरीज है, मुझे नहीं लगता सारी पूछी जाएगी, और पर ठीक है, एक्टर और एक्ट्रेस याद रखिए, काम हो जाएगा। इंटरनेशनल एमी अवार्ड फेमस अवार्ड है, दुनिया के फेमस अवार्ड में गिना जाता है। यूएसए के बाहर के बेस्ट जो टेलीविजन प्रोग्राम्स हैं, जो सीरियल्स है, उनको दिया जाता है। 1973 से दिया जा रहा है। देता कौन है? इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ टेलीविजन आर्ट एंड साइंसेस ये अवार्ड प्रदान करता है। ठीक है। नालसा नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का नया एग्जीक्यूटिव चेयरमैन किसे बनाया गया है? नालसा नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, इसका नया चेयरमैन, एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया जस्टिस विक्रम नाथ को। अब आप बोलोगे सर ये संस्था क्या है? ये क्वेश्चन आता है एक्चुअल में। देखिए क्या होता है, एक होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट होती है ना, तो उसी के बाद नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की भी अपॉइंटमेंट होती है। और इस पद पर जानते कौन आता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नीचे जो 33 जजेस है ना सुप्रीम कोर्ट में, उसमें जो भी सीनियर जज होगा वो नालसा का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनता है। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी क्या करती है? जो ऐसे लोग हैं जो कि जो वकील अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कानून में न्याय अफोर्ड नहीं कर पा रहे क्योंकि पैसा नहीं है, तो उनके लिए एक लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के रूप में ये काम करता है। मतलब निशुल्क विधिक सहायता, आप इसको ऐसा समझिए। सरकारी वकील प्रोवाइड होते हैं ना काफी लोगों को, तो ये निशुल्क विधिक सहायता के लिए काम करता है। तो नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं जस्टिस विक्रम नाथ वर्तमान में। तो द्रौपदी मुर्मू जी जो कि भारत की प्रेसिडेंट है, इन्होंने जस्टिस विक्रम नाथ को नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का नया एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया। एक्चुअल में देखिए सीजीआई कौन बन गए? सूर्यकांत, अभी हमने कल के सेशन में बात की थी। और इन्हीं के साथ साथ नालसा के नए एग्जीक्यूटिव चेयरमैन भी अपॉइंट किए गए प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, और ये बने हैं विक्रम नाथ। इन दोनों को तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। एक और संस्था होती है सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी भी होती है। इसके चेयरमैन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, और इनको अपॉइंट किया गया है हाल ही में, इस पद पर आए हैं जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। ठीक है, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस पद पर नियुक्ति कर देते हैं। ये सेकंड सीनियर जज होते हैं। देखो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अलग करो, पहले सबसे जो सीनियर होगा सुप्रीम कोर्ट में वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेगा, सीनियरिटी के आधार पर ही बनते। फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अलावा जो 33 जज है उसमें जो सबसे सीनियर है वो बनेंगे नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, और फिर जो सेकंड सीनियर होंगे वो बनेंगे किसके? सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन। ये भी संस्था यही काम करती है, जो एससी वर्ग में जो पिछड़े लोग हैं ना, उनके लिए लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा, छोटी सी चीज थी। तो नालसा से हमारा क्वेश्चन है, तो जस्टिस विक्रम नाथ नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बने हैं। नालसा एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। 9 नवंबर 1995 में इसकी स्थापना की गई थी लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। विक्रम नाथ इसके वर्तमान में चेयरमैन है। फिर सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी, ये एससी में जो कमजोर वर्ग और पिछड़े लोग हैं उनके लिए फ्री कानूनी सहायता के लिए काम करती है।
इसकी भी स्थापना लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत की गई थी। भारत के किस खिलाड़ी ने 2025 ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन मेन सिंगल का खिताब जीता है? तो ये है भारतीय खिलाड़ी लक्ष्य सेन। पहली चीज तो ये पता हो कि लक्ष्य सेन किस खेल के प्लेयर हैं, तो ये बैडमिंटन प्लेयर है। अभी ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया ओपन का आयोजन किया गया था जो कि बैडमिंटन की प्रतियोगिता है। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस का भी होता है, ग्रैंड स्लैम, पर यहां पर बैडमिंटन प्रतियोगिता की बात की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन का प्रतियोगिता, इसका जो मेन सिंगल का खिताब है ना, भारत के लक्ष्य सेन ने जीता है फाइनल में जापान के यूशी तनाका को हराकर। आयोजन ऑस्ट्रेलिया में ही होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ओपन है, तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में इसका आयोजन किया गया था। अभी देखिए बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का वर्ल्ड टूर होता है। इसमें अलग अलग शहरों में अलग अलग प्रतियोगिता होती है। सुपर 500 लेवल पर अलग अलग टूर्नामेंट्स होते हैं। इनमें एक होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो अभी ऑस्ट्रेलिया में हुआ। मेन सिंगल का खिताब लक्ष्य सेन ने जापान के यूशी तनाका को हराकर जीता है। और विमेन सिंगल का जो टाइटल है वो साउथ कोरिया की आन सी यंग इन्होंने जीता है। मेंस और विमेन सिंगल, इसकी प्राइज मनी होती है $4,75,000 US। ऑस्ट्रेलिया ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता की, बैडमिंटन की प्रतियोगिता है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन इसका आयोजन करवाता है और 2018 से यह आयोजित की जा रही है। यह बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड टूर है, यह 2018 में शुरू हुआ था और इसी के तहत ऑस्ट्रेलियन ओपन भी आयोजित किया जाता है। लक्ष्य सेन की बात करें, उत्तराखंड से आते हैं, इंडियन बैडमिंटन प्लेयर, काफी सारे अवार्ड जीते हैं, पॉज करके देख लेना, सारे नहीं बोल रहा हूं, लेकिन अर्जुन अवार्ड यहां पर इंपॉर्टेंट है, 2022 में दिया गया था लक्ष्य सेन को। बैडमिंटन प्लेयर उत्तराखंड से आते हैं। पीडीएफ ले लेना, उपलब्धियां आप देख लेना। वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे हर साल कब मनाया जाता है? अच्छा, सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट का मतलब समझते हैं। ट्रांसपोर्ट के साधन जो हैं, परिवहन के साधन, उनको ऐसा डेवलप किया जाए कि एनवायरमेंट को कम से कम हार्म करे या फिर ना के बराबर हानि पहुंचाए। मतलब जो इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट के साधन होना चाहिए उनको डेवलप किया जाए। ई व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक कार, ट्रेन और अदर चीजें। तो ये है, इसी के प्रति अवेयर करने के लिए वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे हर साल मनाया जाता है 26 नवंबर को। भारत में राष्ट्रीय विधि दिवस भी आज ही के दिन है। कल बताया था, संविधान को अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा 26 नवंबर 1949 को, और आज ही के दिन वर्ल्ड सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट डे भी मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम इस बार अनाउंस नहीं की गई है, लेकिन ठीक है, डे है, इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा 2023 में इसे अनाउंस किया गया था, 2023 में इसकी शुरुआत की गई थी। अदर डे जो कि अभी कुछ समय में मनाए गए हैं, तो एक इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, यह 25 नवंबर को मनाया गया। नेशनल फिलोसॉफी डे मनाया जाता है 21 नवंबर को, और वर्ल्ड टेलीविजन डे 21 नवंबर को मनाया जाता है, सेम डे। यह भी याद रखिए। आगे, चर्चित दोर्जिलुंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किस देश में स्थित है? दोर्जिलुंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यह देखने को मिलेगा हमको भूटान में। भूटान और इंडिया के बीच में ट्रीटी हुई है, एक्चुअल में कंपनीज के बीच में ट्रीटी है। टाटा पावर जो कि इंडियन कंपनी है, और ड्रुक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन, ये भूटान की कंपनी, इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है दोर्जिलुंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को लेकर। ये दोनों मिलकर इस प्रोजेक्ट को बनाएंगे, निर्माण करेंगे। भूटान का दूसरा सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। अब इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रोजेक्ट जब बन जाएगा ना, तो 80% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इंडिया यूज करेगा। ठीक है, तो भूटान में बनाया जा रहा है, भारतीय कंपनी मदद करेगी, अधिकतर पैसा भारतीय कंपनी लगाएगी, इंडियन गवर्नमेंट लगाएगी। तो दोर्जिलुंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट भूटान में है। 60% इक्विटी ड्रुक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन के पास है, और टाटा पावर के पास 40% इसकी इक्विटी शेयर्स। देखिए, वर्ल्ड बैंक भी इसे फाइनेंस कर रहा है। लोकेशन है भूटान, डिस्ट्रिक्ट छोड़ दो, भूटान में है। किस नदी पर है? तो कुरीचू रिवर, यह मनास रिवर की एक सहायक नदी है, और मनास रिवर भारत में ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी। तो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी मानस रिवर हो गई, और इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई कुरीचू रिवर।
तो कुरुच्ची रिवर पर भूटान में है दोरजिलुंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। 1125 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, 13,100 करोड़ रुपए इसे बनाने में लगेंगे और 2032 तक इसका काम कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, मंगसिर बग्वाल उत्सव हर साल किस राज्य में मनाया जाता है? मंगसिर बग्वाल फेस्टिवल भारत के उत्तराखंड राज्य में मनाया जाता है। मंगसिर बग्वाल फेस्टिवल क्या होता है ना, दिवाली के एक महीने के बाद इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है उत्तराखंड राज्य में। तो इस बार ये 21 से लेकर 23 नवंबर तक सेलिब्रेट किया गया, दिवाली के एक महीने बाद। उत्तराखंड में गढ़वाल एक रीजन है, यहां पर कभी गढ़वाल किंगडम का शासन था। अब गढ़वाल किंगडम का जब शासन था ना, तो उस वक्त तिब्बत की जो फोर्स है उसने अटैक किया था गढ़वाल रीजन पर या गढ़वाल किंगडम पर। तो गढ़वाल किंगडम के एक बहुत ही फेमस सेनापति थे जिनका नाम है माधो सिंह भंडारी। तिब्बतन फोर्स ने आक्रमण किया गढ़वाल किंगडम पर और गढ़वाल किंगडम के सेनापति माधो सिंह भंडारी ने आक्रमण किया वापस तिब्बतन फोर्स पर। एक महीने दिवाली के समय ये शुरू हुआ था उस वक्त, और एक महीने तक माधो सिंह भंडारी की जो टुकड़ी है वो लड़ती रही तिब्बतन फोर्स से, और एक महीने के बाद विजय प्राप्त करके ये वापस लौट कर आए थे। इसी की याद में मनाया जाता है एक फेस्टिवल, मांगसिर बग्वाल फेस्टिवल, उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में इसे मनाया जाता है और वहां पर लोकल जो फोक डांस होते हैं उनका प्रदर्शन किया जाता है और आपस में भोज के माध्यम से इसे सेलिब्रेट किया जाता है। एक जीत का जश्न है जिसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो माधो सिंह भंडारी 17th सेंचुरी में गढ़वाल किंगडम के एक कमांडर थे। इन्होंने जो विजय प्राप्त की उसी की याद में से मनाया जाता है। उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में भंडारी खाल कैनाल बनाने का श्रेय भी माधव सिंह भंडारी को दिया जाता है। तो इन्हीं की याद में दिवाली के एक महीने बाद जो फेस्टिवल उत्तराखंड में बनाया जाता है यह है मांगसिर बग्वाल फेस्टिवल। डन। तो अभी मनाया गया, इंपॉर्टेंट है। 26 नवंबर के सभी करंट अफेयर यहां पर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिए। लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं, एक बार क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। चर्चित संविधान संशोधन 131वां संविधान संशोधन बिल किस आर्टिकल से संबंधित है? तो यह संबंधित है आर्टिकल 240 से। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ऑसिंडेक्स 2025 अभ्यास का आयोजन कहां किया गया? तो इसका आयोजन कहां किया गया? नॉर्दर्न पैसिफिक ओशन में। साइक्लोन फीना ने मुख्यतः किस देश को प्रभावित किया है? साइक्लोन फीना ने प्रभावित किया है किसको? ऑस्ट्रेलिया को। भारत के लेजेंडरी अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया, किस वर्ष इनको पद्म भूषण दिया गया था? तो इनको पद्म भूषण दिया गया था 2012 में। 26th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ द वर्ल्ड का आयोजन कहां किया गया? लखनऊ। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। भारत ने पहला ब्लाइंड विमेन T20 वर्ल्ड कप किस टीम को हराकर जीता है? तो यह हमने जीता है नेपाल को हराकर। भारत की पहली AI इंडस्ट्री एसोसिएशन का नाम क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। आंसर ए। चर्चित खिलाड़ी अनुपमा रामचंद्रन किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है स्नूकर से। ठीक है, आंसर डी। जस्टिस सूर्यकांत को भारत का 53वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। भारत में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है? तो यह आर्टिकल है आर्टिकल 124। ये कल के सेशन के करंट अफेयर रिवाइज हो जाते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लें। 2025 में विमेन्स वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब किसने जीता? तो यह जीता शेफाली वर्मा ने। 87 रन की पारी खेली थी इन्होंने फाइनल में। 2025 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो यह रैंक है 128। वर्ल्ड एल्डर डे हर साल मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। मिल गया आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे। टॉर्डेसिलस की संधि किस वर्ष हुई थी? यूरोपीय देशों के बीच में हुई थी। बताना कौन से दो देश हैं। ख्याल गायन शैली के प्रतिपादक पंडित भीमसेन जोशी किस संगीत घराने से संबंधित थे? और पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों से मिलती है?
तीनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट में कीजिए। सेशन पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करके जाइएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ओके, तो मुलाकात करेंगे कल के सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।